नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे को नासिक कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को जिला अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे को 2 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। 1995 में दस्तावेजों में हेराफेरी और धोखाधड़ी करने का आरोप माणिकराव कोकाटे पर लगाया गया था। पूर्व मंत्री तुकाराम इस मामले में याचिका दायर की थी। बता दें, ये मामला 1995 से 1997 के बीच का है। माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे ने सरकार से मिलने वाली आवासीय योजनाओं के तहत फ्लैट प्राप्त किए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनकी आय कम है और उनके पास पहले से कोई घर नहीं है। इस आधार पर उन्हें ये फ्लैट सरकार की योजना के तहत मिले थे, लेकिन बाद में अधिकारियों ने इस मामले में गड़बड़ी की शिकायत की थी। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने शिवाजी महाराज की जयंती पर यह बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज अगर हिंदू धर्म जिंदा है, मेरा नाम कैलाश है, तो उसका कारण है कि शिवाजी महाराज ने पूरे मालवा छत्तीसगढ़ में मुगलों को घुसने नहीं दिया, वरना मैं भी कलीमुद्दीन होता, कैलाश नहीं होता। बीजेपी में राष्ट्रीय महासचिव जैसे बड़े पद पर रहे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए फौज खड़ी की थी और उनकी मुट्ठी भर की फौज ने लाखों की सेना को हरा दिया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल मूल भारतीय छात्रावास पहुंचे। यहाँ दलित छात्रों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि देश में हर रोज कानून तोड़ा जा रहा है, इसलिए आपकी बात सुनने और समझने आया हूँ। बातचीत के दौरान राहुल गांधी के सामने एक युवा छात्र ने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती की तारीफ की। राहुल ने कहा कि मैं भी मानता हूं कि काशीराम ने नींव रखी, बहन जी ने काम किया, मैं भी मानता हूं, लेकिन आजकल बहन जी ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ें, मगर उन्होंने किसी कारण से हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ा। अगर तीनों पार्टियां यानी सपा, बसपा और कांग्रेस एक साथ आती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती थी। मायावती साथ क्यों नहीं आई? अगर आती तो हम जीत जाते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने रायबरेली दौरे पर कहा कि उनकी पार्टी चाहती थी कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मायावती गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे प्रस्ताव को मायावती ने ठुकरा दिया। अब राहुल गांधी ने खुद बीएसपी प्रमुख मायावती को दिए गए प्रस्ताव का खुलासा कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलें तेज हो गई हैं। राहुल गांधी के बयान पर मायावती ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से तीखा जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पर जातिवाद और दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है, वहां बसपा और उसके अनुयायियों के साथ जातिवादी और द्वेषपूर्ण रवैया अपनाती है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बसपा से गठबंधन की बातें करना कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का बसपा को हमेशा नुकसान ही हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी उनकी पार्टी ने कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन किया तो बसपा का बेस वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया, लेकिन कांग्रेस अपने वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं करवा पाई। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में राणा बेनी माधव सिंह की मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही उनकी मूर्ति पर पुष्प भी चढ़ाए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 1857 की क्रांति में राणा बेनी माधव जी और वीरा पासी जी के योगदान को हम याद करते हैं। वो सब जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया, जेल गए, वो सब आज़ादी और संविधान के लिए लड़े। आज़ादी की लड़ाई का नतीजा हमारा संविधान है और हमारे संविधान में हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ है। हालांकि कांग्रेस ने राहुल गांधी की 2 दिवसीय रायबरेली यात्रा को नियमित बताया था, लेकिन प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम ने स्वतंत्रता संग्राम पर राहुल गांधी के निरंतर फोकस को उजागर किया। बता दें, राणा बेनी माधव सिंह को 1857 की क्रांति के नायकों में शुमार किया जाता है। हालांकि इतिहास में उनकी ज़्यादा कोई चर्चा नहीं मिलती है। वो लोकनायक के तौर पर पहचान रखते हैं। वहीं कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी स्वतंत्रता संग्राम की यादों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसे भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नैरेटिव का हिस्सा बनाया जा सके। बता दें, इससे पहले हाल ही में राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उस टिप्पणी पर निशाना साधा था, जब उन्होंने कहा था
कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भारत को सच्ची आज़ादी मिली। राहुल गांधी ने कहा कि भागवत की टिप्पणी किसी भी दूसरे देश में देशद्रोह के समान होती। वहीं इस महीने की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने पारसी समुदाय के प्रतीक जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती मनाने के लिए पटना में एक कार्यक्रम में भाग लिया था। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का कहना है कि हम स्वतंत्रता संग्राम की यादें वापस लाना चाहते हैं और इसे वर्तमान राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शपथ लेने के 6 घंटे बाद यमुना घाट पहुंची। उनके साथ 6 मंत्री भी हैं। यहाँ वो वासुदेव घाट पर यमुना आरती में शामिल हुई। यही नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। रेखा गुप्ता ने गुरुवार दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। दिल्ली में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है। सीएम के लिए जैसे ही नाम चला, उनके पुराने ट्वीट्स और वीडियो वायरल हो गए, जिनमें वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके बाद लोग कहने लगे कि क्या गालियां देने के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया गया है। रेखा गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रेखा गुप्ता सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ मचाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग काफी स्तब्ध नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियो 2023 का है, जिसमें रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दौरान अपना गुस्सा पोडियम और माइक तोड़कर निकालती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कांग्रेस के गांधी परिवार पर भी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि जिसके दादा कब्र में हों वो हिंदू कैसे, प्लीज आंसर राहुल गांधी। उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी काफी अपशब्द का इस्तेमाल किया, जो कि यहाँ बताना सही नहीं समझ रहा हूँ। केजरीवाल को लेकर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया और ट्वीट किया था कि केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता क्योंकि अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा जो वो दे नहीं सकी। ऐसे कई ट्वीट्स हैं जिनको बताना सही नहीं होगा। बीजेपी के विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह और आशीष सूद, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सीएम के बाद मंत्रिमंडल में जो लोग हैं उनमें भी गालीबाज रहे हैं। दिल्ली में अब भाजपा कैबिनेट आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर सकती है। बता दें, भाजपा के घोषणा पत्र में शराब घोटाले और शीश महल विवाद सहित पिछली सरकार के कथित भ्रष्टाचारों की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का वादा किया गया है। बता दें, आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा ने शपथ से पहले ही कहा था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना अधिकांश समय जेल में बिताना पड़ेगा। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने भी जीत के बाद कहा था कि सभी मामलों की जांच की जाएगी। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। उन्हें इस केस में गिरफ्तारी के बाद लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गुरुवार को लोगों से लूटे गए अवैध हथियार और गोला बारूद को वापस करने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा है कि इन हथियारों को लौटाना मणिपुर में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। राज्यपाल ने कहा है कि मणिपुर के घाटी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों ने पिछले 20 महीनों में काफ़ी परेशानियां झेली हैं। उन्होंने सभी समुदायों, विशेषकर घाटी और पहाड़ के युवाओं से अपील की है कि वो स्वेच्छा से आगे आएं और लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को, गोला बारूद को अगले 7 दिनों के अंदर निकटतम पुलिस स्टेशन, चौकी या सुरक्षा वालों के पास जमा कर दें और ये अवधि 20 फरवरी से शुरू हो रही है। राज्यपाल की ओर से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोग अगर 7 दिन के अंदर हथियारों को लौटा देंगे तो उनके खिलाफ किसी भी तरह की सजा देने वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी। राज्यपाल ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर 7 दिनों के अंदर हथियार और गोला बारूद को नहीं लौटाया जाता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाई कोर्ट के जज उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें बहुत कुछ परेशान करने वाली बात है। उसने लोकपाल रिटायर्ड जस्टिस AM खानविलकर के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश का स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने मामले को मार्गदर्शन के लिए भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला न्यायपालिका की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पनामा ने भारत को बताया है कि अमेरिका से निर्वासित भारतीयों का एक समूह उनके देश पहुंचा है। पनामा में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी, लेकिन पनामा पहुंचने वाले भारतीयों की
संख्या के बारे में नहीं बताया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में 300 संख्या बताई जा रही है। बयान में कहा गया है कि पनामा के अधिकारियों ने हमें बताया है कि कुछ भारतीय अमेरिका से पनामा पहुंचे हैं, वो सुरक्षित हैं और एक होटल में ठहरे हैं जहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बयान में आगे कहा गया कि दूतावास की टीम ने उनसे मिलने की अनुमति ले ली है। हम उनकी देखभाल के लिए स्थानीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारतीयों को होटल में हिरासत में रखा गया है, जहां वो खिड़कियों से मदद की गुहार लगा रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी जाने वाले आर्थिक मदद रोकने के फैसले पर फिर से बयान दिया। बता दें, भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएस एड की तरफ से $21 मिलियन लगभग 182 करोड़ रुपए खर्च होने थे। इस मामले पर ट्रंप ने एक बार फिर सवाल उठाया और भारतीय चुनावों में संभावित हस्तक्षेप का संकेत दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए अमेरिका को $21 मिलियन खर्च करने की क्या जरूरत है। उन्होंने अनुमान लगाया कि पिछली बाइडेन सरकार की ओर से किसी और को जिताने की कोशिश की जा रही थी। ट्रंप ने कहा कि हमें भारत सरकार को बताना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निशाना साध दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह करार देते हुए चेतावनी भी दी। ट्रंप ने कहा कि शांति के लिए जल्द ही आगे बढ़ना होगा, वरना उनके पास एक राष्ट्र के रूप में कोई देश नहीं बचेगा। ट्रंप ने जेलेंस्की पर रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, इसके बारे में सोचें, एक मामूली रूप से सफल कॉमेडियन वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका को $350 बिलियन खर्च करवा दिए, वो भी एक ऐसे युद्ध में जो कभी जीता नहीं जा सकता था, जिसे कभी शुरू ही नहीं होना था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह कहा। इसके बाद अब इस पर यूरोपीय देशों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि ये राष्ट्रपति जेलेंस्की की लोकतांत्रिक वैधता के लिए बिल्कुल गलत और खतरनाक है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने जेलेंस्की से फोन पर बात कर उनसे कहा कि वो उनके साथ हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने भी वोलोदिमिर जेलेंस्की को तानाशाह कहने के लिए ट्रंप की निंदा की। बता दें, ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि जेलेंस्की की लोकप्रियता मात्र 4% रह गई है। ब्रिटेन में रूस के राजदूत आंद्रेई केलेन ने कहा कि यूक्रेन में नए सिरे से चुनाव कराने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का नेता के रूप में समय खत्म हो गया है। आंद्रेई केलेन ने जेलेंस्की के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब में अमेरिका के साथ हुई वार्ता के दौरान रूस ने झूठ बोला। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय और दुनिया के तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। शमी ने दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के भारत के शुरुआती मैच में बांग्लादेश के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। मोहम्मद शमी ने 104 वनडे मैचों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दुनिया में सबसे तेज 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के नाम है, जिन्होंने 102 मैचों में रिकॉर्ड हासिल किया था। वहीं दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक का नाम है, जिन्होंने 104 मैचों में यह मुकाम हासिल किया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.